अभी तक के जो वीडियोस के थ्रू आप लोगों से मैंने शेयर किया है उसमें सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट कैसे एक दूसरे से ये लिंक है। इसके साथ साथ में मैंने यह भी बताया है कि फंडामेंटल राइट को क्यों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और भारतीय संविधान के पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 जो कि हम लोग भविष्य में देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, इन दोनों को भाग 3 और भाग 4 को अगर मिला दिया जाए तो इसे भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। शुरुआती रूप में मैंने यह भी आपको बताया था कि कैसे फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट एक दूसरे से अंतर करते हैं, क्या क्या खास डिफरेंस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट की शुरुआत करते हुए मैंने आपको यह बताया था कि इसे हमारे संविधान के भाग 3 के जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मींस आर्टिकल 12 to 35 में ये डिस्कस किए गए हैं अलग अलग फंडामेंटल राइट। और ये जो फंडामेंटल राइट हैं वो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से प्रेरित हैं, कहां से मोटिवेटेड हैं। वो हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रिव्यू करने की भी एक प्रोविजन दिया है जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। उस जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन हमने भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। आज के इस वीडियो में, लेक्चर में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में बताऊंगा कि 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अलग अलग जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसमें क्या प्रोविजन है, कहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, कहां से ट्रिकी वर्ड है जहां पे आपको फोकस करना है। आप उन ट्रिकी वर्ड को फोकस करेंगे तो आपको ये जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी आप एग्जाम को दे रहे हो, चाहे स्टेट एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, मिनिमम एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस फंडामेंटल राइट में, आपको यूपीएससी में भी एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है और स्टेट सर्विसेज में तो कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वो जो ट्रिकी वर्ड है, जो ट्रिकी एरिया है जहां पे आपको फोकस करना है, वो मैं आर्टिकल बाय आर्टिकल आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो पार्ट 3 के आर्टिकल 12 to 35 इसमें आपके सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, उसमें क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इन सबको आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो आर्टिकल हैं, जो फंडामेंटल राइट है, वो 6 वर्गों में क्लासिफाई किए गए हैं, 6 क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं। जो ये क्लासिफिकेशन है आर्टिकल्स, ये फंडामेंटल राइट के ये जो 6 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इनकी शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से लेकर आगे आपके 32 तक है। इसमें आपके राइट्स हैं। इसके बाद कुछ आपके अन्य जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में दिया गया है। 33, 34, 35 में कुछ अन्य प्रोविजंस हैं। इससे पहले जो आपका एक आर्टिकल 12 है, इसको हम देखेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला ये आर्टिकल है, और उसके साथ साथ में आर्टिकल 13 देखेंगे। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है फंडामेंटल राइट की, जो हम शुरुआत कर रहे हैं, उसका जो मेन फोकस है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, दैट इज आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, और नहीं भी बनते हैं फिर भी आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल आपके इंटरव्यू और मेंस के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस जो वीडियो है इसमें हम फोकस करेंगे फंडामेंटल राइट, जिसकी शुरुआत हो रही है आर्टिकल 12 से, उसको फोकस करेंगे कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, और उसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है 13, उसको देखेंगे। 12 और 13 के बाद हम लोग मूव करेंगे 14, जहां से आपके पहला फंडामेंटल राइट की शुरुआत होती है। तो आर्टिकल 12 में यह बताया गया है कि राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। क्योंकि पूरे जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान में एक निगेटिव ऑब्लिगेशन के रूप में जोड़े गए हैं, निगेटिव सेंस के रूप में जोड़े गए हैं कि एक राज्य का दायित्व है। तो पहले हम राज्य को देखेंगे कि राज्य है क्या है। इस राज्य के बारे में बताया गया है आर्टिकल 12 में कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है? पार्लियामेंट है, जैसे आपकी संसद है, या राज्य विधायिका है,
ऐसी जो है देश की जो आपकी केंद्रीय कार्यपालिका है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ऐसी आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की विधायिका, इसके अतिरिक्त जो आपकी लोकल बॉडी है जैसे नगर पालिका हो गई, आपकी नगर पंचायत हो गई, नगर निगम हो गए, या ऐसी कोई भी बॉडी जो राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं, ऐसी कोई भी बॉडी, एनी अदर बॉडी जिसका उद्देश्य है राज्य का उद्देश्य की प्राप्ति करना, इसको समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, बीएचएल है, ओएनजीसी है, गेल है, ये सभी स्थापित की गई है राज्य का उद्देश्य। राज्य का बेसिक उद्देश्य क्या है? लोगों का एक कल्याण करना, कल्याणकारी राज्य की कल्पना है। तो इन सब का उद्देश्य है कि लोगों को डेवलप करना, डेवलपमेंट करना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो जितने भी आपकी पीएसयूज हैं, जैसे आपकी एलआईसी है, वो सारी कंपनीज हैं, या जो आपकी कोई भी ऐसी लोकल बॉडीज है जिनका उद्देश्य, मूल उद्देश्य है राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करना, लोगों का कल्याण करना। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की सोच हुई थी, तो लोगों का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इस उद्देश्य के लिए जो भी बॉडी स्थापित की जाती है उसको हम स्टेट कहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करेगा कि स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा है, स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर है। देखिए अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये एक बड़ा गोला है, ये स्टेट है, और इसके अंदर का एक छोटा गोला ये है गवर्नमेंट। मतलब सारी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो सारी बॉडीज स्टेट तो अपने आप कहलाएंगी, लेकिन सारी स्टेट बॉडीज गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती है। जैसे जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है, बीएचएल है, ओएनजीसी है, गेल है, एसबीआई है, जो आपकी बैंक है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी क्या है? ये स्टेट हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं है। मतलब गवर्नमेंट वो संस्था होती है जहां पर जो उसके जो मैन पावर है, उसकी पोस्टिंग, उसके अपॉइंटमेंट, उसके ट्रांसफर, उसके फाइनेंशियल, उसके सारे डिसीजंस सरकार लेती है। जबकि स्टेट बॉडीज क्या होती हैं कि उनके, जैसे आपकी बीएचएल है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ओएनजीसी है, इसके कुछ डिसीजंस तो गवर्नमेंट लेगी, बट रेस्ट डिसीजन जो है उस कंपनी को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, फ्रीडम दे दी जाएगी कि आप अपने जो कार्मिक है, जो मैन पावर है, उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। वो कैसे स्टैब्लिश होंगे, उनके क्या नियम होंगे, ये डिसाइड तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन उनके मैन पावर के लिए सारे डिसीजंस गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो एक जहां पर थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होती है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, मैन पावर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, वो बॉडीज स्टेट बॉडी हैं। बट जहां पर सारे के सारे डिसीजंस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट लेती है, एग्जीक्यूटिव संस्था लेती है, मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, सभी कुछ। जैसे अगर आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में है फॉर एग्जांपल, तो वहां के एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक या अन्य कोई भी जो पुलिसमैन है, उसके अपॉइंटिंग से लेकर उसके जो सर्विस कंडीशन है, वो सभी कुछ जो गवर्नर साहब हैं, जो गवर्नर साहब है वो डिसाइड करेंगे, सीएम साहब है, कैबिनेट या जो होम मिनिस्टर होंगे वो डिसाइड करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब अगर आप एनटीपीसी में जाएंगे तो एनटीपीसी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे, किस सिद्धांत पे काम करेगी, ये तो सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन जो एनटीपीसी में जो वर्कर्स हैं उनकी क्या सर्विस कंडीशन रहेगी, ये एनटीपीसी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं वो डिसाइड करेंगे। तो ध्यान देने की बात है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज नहीं होती, लेकिन सभी गवर्नमेंट बॉडीज स्टेट बॉडीज होती हैं। ये एक दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि गवर्नमेंट बॉडीज में ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय कैबिनेट, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या गवर्नर, लेकिन जो स्टेट बॉडी है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स किस प्रिंसिपल पे काम करेगी ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिसाइड करती है, लेकिन उनके जो मैन पावर को लेकर या फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर उन्हें कुछ ऑटोनॉमी प्राप्त होती है, वो अपने मैन पावर को अपने हिसाब से वो सर्विस कंडीशंस बना सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है स्टेट और गवर्नमेंट पे। और स्टेट क्या है? पार्लियामेंट, संसद या राज्य विधायिका, संसदीय
कार्यपालिका या राज्य कार्यपालिका या कोई भी स्थानीय निकाय या कोई भी ऐसी बॉडी जिसको राज्य का जो उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना उसके लिए स्थापित किया गया है, उसे हम स्टेट कहते हैं। ये आर्टिकल 12 में इसको डिफाइन किया गया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि राज्य क्या है। राज्य को हम कहते हैं कि कोई भी ऐसे अंग जिसका उद्देश्य लोगों का विकास करना, लोगों का कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक रूप से लोगों का विकास करना, यह जिसका उद्देश्य होता है, ऐसी कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है उसे हम राज्य कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित करते हुए, स्टेट को डिफाइन करते हुए कहा गया है ऐसी कोई संस्था जिसका उद्देश्य लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण करना या उत्थान करना, लोगों को विकसित करना, ऐसी कोई भी संस्था उसको हम राज्य कहेंगे। जैसे आपकी संसद हो गई, राज्य विधायिका हो गई, केंद्रीय कार्यपालिका हो गई, राज्य की कार्यपालिका हो गई, या कोई स्थानीय बॉडी हो गई, या ऐसी कोई भी संस्था, अन्य संस्थाएं। और फिर हमने देखा कि कैसे ये सरकार और राज्य में क्या अंतर होता है, सरकार और राज्य में क्या अंतर है। ऐसी संस्था जिसके सभी निर्णय राजनीतिक संस्था द्वारा लिया जाता है, जिसे कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर या सीएम, तो उसे हम सरकार कहते हैं। जबकि ऐसी संस्थाएं जिसमें कुछ मूलभूत सिद्धांत या नियम तो विधायिका या संसद के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन उनके जो मैन पावर है या फाइनेंशियल रिसोर्स है, इसके बारे में उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दी जाती है, उसे हम स्टेट कहते हैं। तो ये स्टेट और गवर्नमेंट का अंतर हो गया। इसको हम आर्टिकल 12 में देखते हैं कि स्टेट क्या है। तो स्टेट को जो डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 12 में किया गया है।